देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक क्वेश्चन ये दे दिया कि ऑक्सीजन की जो है वो 5 मोल है। बताओ ऑक्सीजन की कितने मोल दे दिए बेटा। हम देख रहे हैं एग्जाम्पल जो है वो 57, ठीक है। हमारे को जो है वो ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन के कितने मोल दे रखे हैं बोलो, 5 मोल दे रखे हैं, ठीक है ना। 5 मोल दे दिए ऑक्सीजन के। आगे बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम, बोलो वॉल्यूम क्या दे दिया, कांस्टेंट। चलो कुछ कुछ चीजें लिख ली, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब जो प्रोसेस है वो कौन सा है बताओ, प्रोसेस का नाम बताओ बेटा। तो हमें पता लग जाएगा कि जो प्रोसेस है सर वो है आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। चलो हमें प्रोसेस का नाम पता लग गया क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्या है जो है कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक जो है प्रोसेस हो गया। आगे बोल रहा है कि इसको ना 10 डिग्री से 20 डिग्री तक हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। बताओ गर्म कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 10 से 20। यानी कि मैं अगर आपसे बात करूँ तो T1 कितना हो गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 कितना हो गया बोलो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये सारी सब कुछ जो चीज़ें हैं वो हमें दे रखी है। आगे बोल रहा है कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू पूछा है ना। और बोल रखा है कि इसके लिए सीपी की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमारे को। सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है बोलो, 8 कैलोरी, 8 कैलोरी पर मोल जो है वो दे रखी है हमारे को, ठीक है ना, पर मोल पर केल्विन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आर की जो है वो वैल्यू हमारे को दे रखी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बताओ, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में हमारे को ये बोला कि ऑक्सीजन है उसकी कितनी मोल है बोलो, 5 मोल है। यानी कि एक तरह से हमें किसकी वैल्यू दे दी बेटा, एन की वैल्यू दे दी। बताओ किसकी वैल्यू दे दी, एन। बोल रहा है वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रोसेस कौन सा हो गया भाई, आइसोकोरिक हो गया। बोल रहा है कि टेम्परेचर को हम यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करते हैं, सिंपल सी बात है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और बाकी सब क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बदल गया, प्रेशर भी बदलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे को सीपी की वैल्यू दे दिया, जो ही सीपी की वैल्यू दे हम कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है सीपी सर, सीपी तो 8 कांस्टेंट प्रेशर होता है, आप ऊपर बात कर रहे हो 8 कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये काम तो 8 कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा है। सीपी की वैल्यू दे रखा है तो सीपी से हम सीपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे यार ये एक बात ये ध्यान रखना, सीपी डिफाइन है तो सीपी भी डिफाइन है, क्योंकि सीपी माइनस सीपी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, ठीक है ना। तो किसी गैस के लिए चाहे से वो कुछ काम करे या ना करे, सीपी सीपी तो फिक्स है। आपको पता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए फिक्स है, डाई एटॉमिक गैस के लिए फिक्स है, तो सीपी सीपी तो क्या है, फिक्स है। अब मुझे एक बात बताओ, हम डेल्टा यू यहाँ से कैसे निकाले, अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें एक लाइन समझ में आ रही है, डेल्टा क्यू। बोलो क्या, कैसे निकाले डेल्टा यू। देखो यहाँ पे आप एक चीज को ध्यान देना बड़े आराम से, इसके 2 तरीके हैं मेरे पास। बोलो कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, ठीक है। आप अगर जैसे कि इसके अंदर अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो Q विल बी इक्वल टू, बोलो क्या होता है, बोलो ना, Q विल बी इक्वल टू क्या होता है, W प्लस डेल्टा यू। बोलो यही होता है क्या बेटा, अरे यस और नो। अब हमें पता है यहाँ आइसोकोरिक में W तो कितना हो जाएगा बोलो 0, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। यानी कि अगर हम बात करें ना, बोलो क्या बात करें, अगर हम बात करें चाहे से यहाँ से हीट पूछ ले, चाहे से इंटरनल एनर्जी पूछ ले, दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। ये जरूरी नहीं है, ये तो इसने चलो इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछ लिया, यहाँ पर हीट भी पूछ लेता तो भी वैल्यू क्या आती, सेम आती, कोई लॉड नहीं है। अब तुम एक बात बताओ ना यार, लोड क्यों ले रहे हो डेल्टा यू का, तुम्हारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अरे डेल्टा यू का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। बोलो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट एन सी वी डेल्टा टी। बोलो क्या गलत बोला क्या मैंने, सॉरी सी वी। अरे ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, और ये फिक्स फॉर्मूला होता है, मैंने बोला था इसमें चेंज होगा ही नहीं। अब बताओ हमें एन दे दिया, हमें डेल्टा टी दे दिया, हमें क्या निकालना है बोलो, सी वी। बोलो यस और नो। अरे यार डेल्टा यू का फॉर्मूला याद करवाया था ना मैंने, एन सी वी डेल्टा टी। कई बार इसे क्यों, इसमें देखो प्रश्नों के प्रकार बहुत सारे बनेंगे, प्रश्नों के प्रकार क्या बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। हमें प्रश्न को देख के ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये आइसोकोरिक भी नहीं देता तो अभी हमें समस्या नहीं थी, क्योंकि डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा यू का तो फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है। तो एन सी वी, हाँ आइसोकोरिक देने के बाद ये पूछता क्यों, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर ये नाम नहीं देता ना यहाँ पर क्या आइसोकोरिक, और डेल्टा यू पूछता तो भी निकाल देते हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आइसोकोरिक नहीं देता और क्यों पूछता, फिर नहीं निकाल सकते थे हम, क्योंकि क्यू के लिए हमें कोई ना कोई और हिंट चाहिए। तो क्यू के लिए हमने देखा क्यू इक्वल टू क्या होता है, W प्लस डेल्टा यू। आइसोकोरिक होने की वजह से W क्या होगा, 0 होगा, तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू के। हालांकि इसमें क्यू पूछा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं, मान लो पूछ ले तो तुम्हें आना चाहिए। अब बताओ बेटा क्या होगा डेल्टा यू, बोलो वैल्यू। अब वैल्यू तो सब पता है, लेकिन सर देखो हमारे को सीपी दे रखा है, सीवी नहीं दे रखा, तो बताओ सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। बोलो क्या होता है बेटा, आर होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात,
जल्दबाजी में गलत मत कर देना। मेरे से पूछो क्या बेटा, इंपॉर्टेंट नॉट यहाँ पे करके आप लिख भी लेना चाहिए से। आप है ना आर की दो वैल्यू होती है, एक तो 8.3 होती है, बोलो क्या होती है, 8.3 होती है, ठीक है ना। ये जो आर की वैल्यू होती है ना, ये आर की वैल्यू तब लेते हैं जब बाकी सब चीजें किस में चल रही हो, जूल में चल रही हो। अगर बाकी सब चीजें कैलोरी में चल रही हो तो आर की वैल्यू ली जाती है 2, ध्यान रखना। बाकी सब वैल्यू किस में चल रही हो, कैलोरी में चल रही हो, तो आर की वैल्यू किस में लेंगे हम, 2 में लेंगे। और अगर बाकी सब चीजें किस में चल रही हो, जूल में चल रही हो, तो आर की वैल्यू क्या लेंगे हम, 8.3 लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, कोई डाउट वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। 8.36 वगैरह ये इस तरीके से चलती है। अब सुनना, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो सीपी दे रखा है, बताओ सीपी किस में दे रखा है, बोलोगे सर कैलोरी में दे रखा है, तो बताओ सीपी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 8। अरे यस और नो, तो सीवी इक्वल टू, अब बताओ आर किस में लूंगा मैं, 2 में। पूछो क्यों लिया, क्योंकि आप ये देखना, अरे यार एक बात बताओ ना, इस लाइन के अंदर तो सबकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना। जब सीपी आपको दिया है किस में, कैलोरी में, या तो ये है कि सीपी को किस में चेंज करो आप, सीपी को आप चेंज करो जूल के अंदर। बताओ किस में चेंज करो, जूल के अंदर। तो मैं कह रहा हूं चेंज क्यों करना है भाई, अभी चेंज क्यों करना है, एक बात बताओ, हम चेंज करेंगे डिवाइड करेंगे, उससे अच्छा है कि हम सीवी आर की वैल्यू जो है वो किस में ले लें, कैलोरी में। अब बताओ यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, सीवी की, तो बताओ सीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। लेकिन ये सीवी की वैल्यू 6 जो आई है वो किस में आई है बेला, कैलोरी में आई है। वो तो बात समझ में आ गई क्या, अरे यस और नो। अब देखो डेल्टा यू इक्वल टू, बोलो एन क्या जाएगा, एन कितना दे रखा है, 5। बताओ सीवी कितना दे रखा है, 6। और डेल्टा टी कितना है बेटा, तो डेल्टा टी में एक चीज ध्यान रखना, तुम मेरी बात को समझो, ध्यान रखना सर, डेल्टा टी, टी हमेशा आपको केल्विन में लेना है, बोलो किस में लेना है, केल्विन में। सर यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, क्या यहाँ आप डिग्री सेंटीग्रेड में ले लोगे या केल्विन में ले लोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। फिर भी आप तो एक माइंड में सेट कर लो किस में लेना है, कैलोरी, इसमें केल्विन में। रीजन ये है बेटा, यहाँ तो मैंने समझा दिया आपको, यहाँ आपका आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में भी बैठ गया। आगे अगर आपने यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में लिया तो आपकी हैबिट क्या हो रहेगी, डिग्री सेंटीग्रेड में लेने की। बाकी आप आगे भी किस में लोगे, डिग्री सेंटीग्रेड में, और आपकी कैलकुलेशन क्या चली जाएगी, गलत चली जाएगी, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस में लेना है, केल्विन में लेना है। तो केल्विन में लेना है, तो अब बताओ 10 डिग्री है और 20 डिग्री है, मेरे को बताओ डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 क्या करते हैं, 8 करते हैं। 273 क्या करते हैं, 8। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 273 8 करेंगे तो बोलो 283। और बताओ ये कितना हो जाएगा, 293। बोला क्या गलत बोला क्या मैंने, अरे ये केल्विन में चेंज कर दिया ना यार, लेकिन पहले ये आएगा 293 माइनस 283, क्योंकि यहाँ क्या आता है, T2 माइनस T1 आता है। बोलो यस और नो बेटा। तो ये डिफरेंस बताओ कितना आ जाएगा, 10। तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना जाएगा, 1060 और ये 300, ठीक है ना। बताओ समझ में आया है कि नहीं आया बेटा। लेकिन खास बात, 2 ऑप्शन मिल जाए, जूल एंड कैलोरी, तो बताओ ये किसके अंदर है, कैलोरी, क्योंकि सारा किस में चल रहा है, कैलोरी में। तो ये थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कैलोरी और जूल को लेकर। चलो कॉपी करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये बोल रहा है कांस्टेंट प्रेशर। बोलो क्या दे रखा है, कांस्टेंट प्रेशर। चलो प्रेशर की वैल्यू क्या दे दी इसने, कांस्टेंट दे दी। तो एग्जांपल नंबर किसकी बात कर रहा हूं मैं, 58 है ना, एग्जांपल 58। तो एग्जांपल 58 में देखो कांस्टेंट दे दिया मैं, देखो प्रेशर कितना दे दिया, ये P विल बी इक्वल टू, कितना दे रखा है, नहीं मास दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, मास दे रखा है। और मास की वैल्यू जो दे रखी है 2 × 10⁻⁷ -7 या +7 देख लेते हैं, -2 है, -2 kg दे दिया, ठीक है बेटा, ये मास दे दिया। और एक लाइन लिख दी कि जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। बताओ प्रेशर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अब हमें पता लग गया प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रोसेस कौन सा हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया ना, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये नाम हमारा क्लियर हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। बोलोगे सर बिल्कुल डन है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखो कि कहाँ गया रे यार, अच्छा ठीक है, नाइट्रोजन दे दिए, गैस दे दी, गैस का नाम क्या दे दिया, नाइट्रोजन। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, N2, और डाई एटॉमिक गैस है। बोलो कौन सी गैस है, डाई एटॉमिक गैस है ना बेटा। ये नाइट्रोजन गैस है N2, और ये कौन सी गैस हो गई बेटा, ये हो गई डाई एटॉमिक गैस हो गई। बोलो कौन सी हो गई बेटा, डाई एटॉमिक गैस है ना, डाई एटॉमिक गैस। यानी कि अगर इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज आएगा तो वो हमें पता है कि, सुनो मेरी बात को ध्यान से, डाई एटॉमिक गैस का कितना होता है, 5 होता है। बोलो यस और नो। और अगर हम यहाँ से Cp भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ से Cv भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, गामा भी। सर आप ऐसा क्यों बता रहे हो बेटा, हर क्वेश्चन को पढ़ने का यही तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से चलोगे
तो आपके आगे के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों क्या होते रहेंगे, क्लियर रहते हैं। मतलब आपके माइंड में एक वर्ड आते ही उसके अराउंड में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपके माइंड में आ जानी चाहिए। तो कोई सा भी क्वेश्चन आए वो गलत नहीं होगा, आप इस बात को समझिएगा। प्लीज़ एक्टिव होकर ध्यान दीजिएगा हर एक बात को। तो अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में इन तीनों में से किसी की भी आवश्यकता हो तो मैं बड़े आराम से निकाल लूंगा क्योंकि मुझे आता है। और पता भी है ना आपको CV का फॉर्मूला क्या होता है, F/2R। अरे क्या होता है, F/2R। तो F कितना है, 5/2R, तो ये हो जाएगा 7/2R। अरे यार गलत बोला क्या यार। और गामा क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है, लेकिन हमें पता है डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 1.4। डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा क्या होता है, 1.4। यार देखो ना, मैं सर ये क्या ये डेटा, अरे मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया ऐसे ही, बस गैस आते ही मुझे उसके बारे में पता लगना था। एक तरह से एक हमारा क्या हो गया, रिवीजन हो गया। क्या हो गया, रिवीजन। बताओ ये सारा सबको समझ में आ गया बेटा। आगे देखो क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है ना वो 45 डिग्री कर रहे हैं। हम कितना कर रहे हैं, 45 डिग्री कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर दो। के लिए उष्मा की मात्रा कितनी होगी, देखो सुनो, ये बोल रहा है क्यों बताओ मैं तो, और टेम्परेचर कितना कर रहे हैं इसका, 45 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं। बताओ कितना कर रहे हैं, 45 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं। और N2 का जो आणविक भार है, यानी कि N2 का जो मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं बेटा MW, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, कितना दे रखा है, 28। बेटा दे या नहीं दे ये तो हमें याद होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास, जैसे ऑक्सीजन आ जाए तो ऑक्सीजन का कितना होता है, नहीं 32। ऑक्सीजन गैस आ जाए तो, ऑक्सीजन एटम आ जाए तो उसका कितना होता है, 16। और ऑक्सीजन गैस में क्या होगा, O2, तो क्या होगा 32। इनमें जल्दबाजी में हम गलती यही तो कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिया 28। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन गैस क्या होती है, N2 होती है। नाइट्रोजन क्या होता है, N, और नाइट्रोजन गैस क्या होती है, N2। तो N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 28 होगा। बोलो क्या ये सारी बातें समझ में आ गई क्या, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, बोलोगे नहीं है। अब एक चीज में बताऊं, चलो ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया इसने 45 डिग्री सेल्सियस दे दिया। कितना दे दिया बेटा, 45 डिग्री सेल्सियस दे दिया। अब सुनो, बताओ क्यू कैसे निकालें, क्यू कैसे निकालें। सुनो एक चीज मैं बताऊं, आप नोट डाल के भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू के लिए बोलो, किसके लिए बेटा, क्यू के लिए। अगर प्रोसेस, बोलो क्या बेटा, प्रोसेस जो है ना वो अगर आपके आ जाए मतलब आइसोकोरिक, बोलो कौन सा आ जाए, आइसोकोरिक आ जाए, या मान लो आपके पास क्या आ जाए बेटा, आइसोबारिक। बोलो क्या आ जाए बेटा, आइसोबारिक। तो ध्यान रखना, अगर आइसोकोरिक आ जाए ना, डायरेक्ट आप क्यू का फॉर्मूला लगा लो, क्यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी। क्यू के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आप। बोलो क्या बेटा, NCV डेल्टा टी। किसके लिए, आइसोकोरिक। अगर आइसोकोरिक आ जाए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो NCV डेल्टा टी। अगर आइसोबारिक आ जाए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो NCP, अरे लिख जा भाई, NCP डेल्टा टी। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है बेटा। मैंने क्या बोला, देखो हर एक क्वेश्चन हमारे लिए वो प्रश्न नहीं, हमारे लिए वो कॉन्सेप्ट है। हमें क्या करना है, कभी भी अगर प्रोसेस आइसोकोरिक आ जाए, कुछ आसपास का मत सोचो। आइसोकोरिक आ जाए डायरेक्ट क्यू का फॉर्मूला लगा दो NCV डेल्टा टी। आइसोबारिक आ जाए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो NCP डेल्टा टी। बाकी अलग आए तो क्यू फर्स्ट लो पे जाएंगे हम। किस पे जाएंगे, फर्स्ट लो पे। क्यू इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। बाकी चीज़ों की बात करेंगे हम W की बात करेंगे, हम डेल्टा यू की बात करेंगे। लेकिन अगर आइसोकोरिक या आइसोबारिक आ जाए तो हम किसी की भी बात नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ एक चीज़, यहाँ पर मेरे पास कौन सा प्रोसेस दे दिया साहब, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में Q इक्वल टू क्या होगा, बोलो NCP डेल्टा टी। अरे होगा या नहीं होगा, बोलोगे सर होगा। अब मुझे बताओ Q निकालने के लिए क्या चाहिए, बोलो N चाहिए, CP चाहिए, डेल्टा चाहिए। डेल्टा टी हमें दे रखा है 45, हमें CP नहीं दे रखा, हमें N भी नहीं दे रखा। अरे N भी नहीं दे रखा और CP भी नहीं दे रखा। लेकिन देखो हमें दे रखा था नाइट्रोजन गैस, जो ही नाइट्रोजन गैस दिया तो हमें CP पता है 7/2R है। बोलो क्या है, 7/2R है। तो हमें CP पता लग गया। तो बोलो CP कितना हो गया, बोलोगे सर 7/2R। बोलो यस और नो बेटा। अब हमारे को मोल भी नहीं दे रखा, लेकिन आप ये देखो हमें गिवन मास दे रखा है और हमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। नहीं दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी किसी भी गैस का मास गिवन कर दे तो उसका मोल गिवन कर दिया, मास गिवन कर दे तो उसका मोल गिवन कर दिया। क्योंकि मोल का बहुत प्यारा सा फॉर्मूला हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास। बोलो ऊपर क्या आता है बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास नीचे आता है। बोलो यार ये फॉर्मूला होता ही नहीं होता है ना यार। तो हमें कभी भी अगर मास गिवन कर दे तो इसका मतलब है वो क्या गिवन कर दिया, मोल। अभी मैं मोल से थोड़ा सा एक सेकंड का आपको जो है वो थोड़ा सा बेसिक भी बता दूंगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। मतलब ये मान के चलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन कर दे तो भी मोल गिवन कर दिया।
अगर मास गिवन कर दिया तो भी क्या गिवन कर दिया, मोल गिवन कर दिया। ये थोड़ी सी केमिस्ट्री इसके अंदर आती है। तो हमारे पास में मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 2 × 10⁻⁻2 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 28। ये नंबर ऑफ क्या हो गए, मोल हो गए। बोलो ये क्या हो गए बेटा, नंबर ऑफ मोल। अब मुझे बताओ, देखो क्वेश्चन में दिया था भाई इतना मास है, क्या दिया था बेटा, इतना मास है। मास देने का मतलब हमने क्या दे दिया, मोल दे दिया। क्वेश्चन में गिवन था पी कांस्टेंट है। पी कांस्टेंट का मतलब क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। पी कांस्टेंट का मतलब क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्यारे बच्चों फिर क्या पूछ लिया, क्यू पूछ लिया। मैंने बोला कि प्रोसेस अगर आइसोकोरिक हो तो डायरेक्ट क्यू का फॉर्मूला ही लगा दो। मैंने बोला प्रोसेस अगर आइसोबारिक हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा दो। अब यहां पर देखो एक चीज तुम देखो, क्यू पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा। इस फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, एन। इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, सीपी। इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, डेल्टा टी। डेल्टा टी डायरेक्ट दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, सीपी नहीं दिया हुआ है, लेकिन सीपी के एवज में क्या दे दिया, गैस दे दिया, N2 दे दिया। तो N2 दे दिया तो हमें N2 देने का मतलब है डायटोमिक दे दिया। डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है, तो इससे सीपी भी पता है, सीपी भी पता है और गामा भी पता है। मैंने आपको टेबल बनवाई थी, है ना, तो वहां से सब पता है। अब एन रही बात, मास दे दिया तो क्या दे दिया, मोल। वहां से हमने क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया, और मोल निकाल के इसको क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी सारे इसके आंसर पुट करके Q = दिस। बोला बात समझा, आई कि नहीं आई बेटा, आ जाएगा, ठीक है ना। दिस मतलब समझ गए ना, सॉल्व किसको करना है, आप लोगों को। बोलो आसान है, कोई डाउट वाली बात नहीं है बेटा, डेटा वाइज है, आराम से डेटा जो दे रखा है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो कॉपी करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर कौन सा आएगा, 59। देखो एग्जाम्पल नंबर 59 देखो बेटा, इसके अंदर देखो क्वेश्चन में बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बड़े अच्छी तरह समझा आप। ये बोल रहा है किसी गैस के 2 मोल, मतलब गैस के कितने मोल दे दिया बेटा, 2 मोल। तो n = दे दिया हमारे को 2 मोल, मस्त है, निकाल के दे रखा है। इससे पहले रुको एक मिनट, इससे पहले मैंने आपको बताया था कुछ जानकारी में आपको बताता हूं बेटा, ध्यान देना, सुनो। मोल का जो फॉर्मूला होता है ना, मोल, ये मोल जो होता है ना n, इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखना बेटा। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट कर देते हैं। जो मोल का फॉर्मूला होता है आपको पता है वो क्या होता है बेटा, m/mw। बोलो क्या होता है बेटा, m/mw। आप ये देखो कि m क्या है, m जो है ये है गिवन मास। बोलो m क्या है बेटा, गिवन मास, ठीक है। और mw क्या है बेटा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास है ना, ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास आपको डायरेक्ट याद होगा बेटा, ठीक है ना। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास मैंने बताया ना, जैसे ओनली ऑक्सीजन आए तो उसका कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। O2 आए तो उसका कितना हो गया बेटा, 32 हो गया। नाइट्रोजन आए तो कितना हो गया, 14 हो गया। N2 आए तो कितना हो गया, 28 हो गया। अरे आ गए ना मेरी बात समझ में। ऐसे ही हाइड्रोजन आए तो कितना होता है बताओ, हाइड्रोजन का अरे 1 होता है, और H2 का कितना होगा, 2, है ना। हाइड्रोजन आए तो उसका 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस आए तो उसका क्या होगा, 2 होगा बेटा। ये तो ऊपर तो एटम है और नीचे ये क्या है, सब गैस है। अरे ये सब क्या है बेटा, गैस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। जैसे हमारे पास में N2O गैस आ जाए तो N2O का क्या होता है बोलो। अब आपको पता है इसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया, 28 और 16, तो 28 प्लस क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आ गई। यानी कि हमारे पास में एक तरह से इनडायरेक्टली बेटा अगर मास दे रखा हो, बोलो क्या दे रखा हो बेटा, मास दे रखा हो, तो हमारे पास में मोल निकल जाएंगे। बोलो क्या निकल जाएंगे बेटा, मोल। अब सुनो, मोल एक और चीज होती है, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर में हमारे काम में क्या आएगा बेटा, मोल ज्यादा काम में आएगा, तो हमें ध्यान रहना चाहिए। एक मोल का एक और फॉर्मूला होता है, तो वो क्या होता है बेटा, n/n0। बोलो क्या होता है, n/n0। n0 क्या है बेटा, यहाँ पे अवगार्डो नंबर है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है 6 पॉइंट कितना लिखते हो, 023 लिखते हो क्या, और 10⁻23, ठीक है। कहीं कहीं 2 भी लिखा हुआ है यहाँ पे ना, तो कंफ्यूज मत होना। ये अवगार्डो नंबर है, इसकी फिक्स क्या होती है बेटा, वैल्यू होती है। और ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, जो भी है एटम और मॉलिक्यूल, ये चीज आप ध्यान रखना बेटा। यहां पे अगर वो मान लो नंबर ऑफ एटम दे दे आपको, और अगर मोल के बारे में कोई जानकारी ना दे, तो आप ये समझो कि अगर नंबर ऑफ एटम दे दिया तो हमें मोल ही दे रखा है एक तरह से, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना है, ये तो फिक्स वैल्यू है, और ये वैल्यू यहां पुट करनी है, तो यहां से क्या जाएगा, मोल आ जाएगा। एक विशेष बात ये याद रखना कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, ये सब ग्राम में आते हैं बेटा। किसके अंदर आते हैं, ग्राम में आते हैं। मॉलिक्यूलर मास किसके अंदर आता है बेटा, ग्राम के अंदर आता है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो सिंपल सी बात है, गिवन मास भी हमें किस में लेना है, ग्राम के अंदर लेना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में केजी में था, तो केजी को किस में कन्वर्ट करना है, पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। और केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो, तो ये क्या है, ये मोल हो गया, और दोनों तरीके हो गए मोल को निकालने के, ठीक है।
कर लो इसको कॉपी।